नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। रीडेवलपमेंट को लेकर के, हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के हम लगातार चर्चा करते रहे हैं एक्सपर्ट मिस्टर संतोष मिश्रा के साथ। सर जी नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग पिछले एपिसोड में रीडेवलपमेंट को लेकर के जो तमाम किस्म के डिस्ट्रिक्शनल ऑडिट है, जो उसमें स्कैम्स है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। सर, ये स्कैम को कैसे मिटाया जा सकता है, किस तरीके से इससे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्कैम एग्जैक्टली क्या है, जो हमारे समझ में नहीं आता है। इसमें स्कैम ये होता है कि कोई बिल्डिंग अगर है जो 30 साल से पुरानी है, तो उनको कंपलसरी हर 3 साल में ऑडिट करके उनको बी फॉर्म सबमिट करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देना होता है। हाँ, और अगर कोई बिल्डिंग 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो उनको हर 5 साल में एक बार ये करके देना होता है स्ट्रक्चरल ऑडिट। अब होता ये है कि कोई बिल्डिंग जिसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है या जिसकी फिजिकल विजिबल कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसको ये ऑडिटर्स जानबूझ के ऐसे एक 50 लाख 60 लाख का कोटेशंस देते हैं कि आप इतना करोगे तो ये होगा, तो हम ये फॉर्म देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, आपकी बिल्डिंग की कंडीशंस बहुत खराब है। और वो अधिकांश मामलों में तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं बीएमसी को, जिसमें उस रिपोर्ट के आधार पे C1 का इनको नोटिस निकल जाता है सोसाइटी को। अब यदि C1 के लायक वो बिल्डिंग है या उस कैटेगरी में वो बिल्डिंग आती है कि वो डायलेपिडेटेड है, तो रिपेयर पॉसिबिलिटीज होनी नहीं चाहिए। तो एक तरफ जहां उसको ये लीड किया जाता है, उसी तरफ उसको कहा जाता है कि इतने खर्चे आप करेंगे तो आपका बिल्डिंग रिपेयर हो जाएगा, वापस रिपेयर हो। यानी नोटिस इश्यू करने के बाद में फिर उसको रोकने वाला जो प्रोविजंस है होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो खराब है वो खराब है। नोटिस के बाद में 15 दिन का जो टाइम होता है, हाँ, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। बिल्कुल, लेकिन उसपे ये इतने जो 15 दिन का होता है टाइम, वो क्या वाकई उतना दिन का टाइम देते हैं या उसको? नहीं, वो फ्लेक्सिबल टाइम होता है। यदि आप 15 दिन में उनसे मिलने नहीं गए तो बिल्डिंग एकदम से हरहरा के गिरने वाली होती है। अच्छा, इतना? हाँ। और यदि आप 15 दिन के अंदर उनको जा करके मिल गए और उनको उम्मीद दिखी कि आप ये रिपेयरिंग का काम किसी ना किसी को देंगे, चाहे जिसको आप दीजिए, वो उसमें उनका वो होता ही है। बिल्कुल, आप किसी को भी वो काम दे दीजिए, क्योंकि उनको जब वो स्ट्रक्चरल ऑडिट का वो रिपोर्ट देंगे और रिपेयरिंग वगैरह करेंगे तो वो बताएंगे कि वो हम विड्रॉ कर लेंगे। वो उस कंडीशंस पे ही वो होता है। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम। तो ये स्कैम से अपन बचे कैसे, रास्ता क्या है? जी, इसमें देखिए ऐसा है कि आपके जो स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऑडिटर के कंडीशंस हैं कि वो पीडब्ल्यूडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो लोकल सिविक बॉडी के पैनल पे होना चाहिए, आप उसमें से पकड़िए। आप उसमें से जो हाईली रिप्यूटेड है उनको देखिए। जो सस्ते वाले ऑडिटर हैं वो इस तरह से पैसे कमाते हैं। और जो बहुत ज्यादा रिप्यूटेड है, जो आर्किटेक्ट हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जो खुद हैं, तो वो अपने क्वालिफिकेशन के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज लगभग नहीं करेंगे। आप ऐसे अच्छे लोगों को पकड़ करके जब आप अपना काम कराएंगे, भले वो अपनी प्रोफेशनल फीस थोड़ी सी ज्यादा लेंगे, जो आपको इनिशियली ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में जो आपके साथ स्कैम होने वाला है उससे तो आप बच जाओ लॉन्ग टर्म में। आपको यही उसका एक इलाज है। अच्छा, ये मान लीजिए स्ट्रक्चरल ऑडिट का करवा लेते हैं, बिल्डिंग हमारी ये हो गई कि अब गिरने ही वाली है, उनको आपको खाली करना है। हाँ। तो इसके आगे क्या कदम उठाइए? देखिए, आप यदि फोर्ट एरिया में गए होंगे जहाँ सारे सब लीगल ऑफिसेस और वो सब हैं, तो ब्रिटिशों के जमाने की बिल्डिंग है। बिल्कुल, वो वैसे चढ़ो तो हिलता है और ऐसा लगेगा कि कभी भी गिर जाएगा, आज तक तो नहीं गिरा। तो ये होता क्या है कि जो बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो यदि आप उसमें एक्स्ट्रा लोड बियरिंग मैकेनिज्म लगाते हो तो बिल्डिंग और मजबूत होगी या उसकी जो जर्जर हालत है वो थोड़ी सी रेक्टिफाई होगी। यहाँ क्या होता है कि बिल्डिंग में मकान या दुकान लेने के बाद में उसके लोड बियरिंग मैकेनिज्म जो होते हैं, जैसे कॉलम है, बीम है, वॉल है, छज्जा है, झरोखा है, उसी को पहले गिराना और कैप्चर करना और एफएसआई बढ़ाना, मतलब एरिया और कैप्चर करना है। तो जब उसकी लोड बेयरिंग मैकेनिज्म है, जैसे कि 4 पाया है, 4 पाए पे ऊपर 10 माले का लोड है, तो लोगों को लगता है दीवार गिराया, पिलर तो गिराया नहीं, लेकिन दीवार पे भी तो कुछ वजन है, बिल्कुल स्लैब का कुछ वजन का पोर्शन दीवार भी तो झेल रही है। आपने यदि वो दीवार निकाल दी तो क्या होगा, पूरा उससे जो ऊपर तक होगा उसका पूरा लोड मैकेनिज्म ही चला गया। तो ये जो सोसाइटी बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में किसी भी तरह का अप्रूव प्लान से अल्टरेशंस ना करने दे, इससे बड़ा कोई स्टेप हो नहीं सकता प्रिकॉशनरी। ओके, अब बिल्डिंग रिपेयरिंग में जाने वाले हमको बिल्डर अपॉइंट करने हैं,
उसके प्रोसेस कैसे और क्या होते हैं? जी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक सर्कुलर है, ये एक स्पेशल विषय है। हम अगले एपिसोड में इसको डिस्कस कर लेंगे इस विषय को, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल विषय है। ओके। और पूरे स्टेप्स हैं इसके, हाँ, हाँ। और वो स्टेप्स किए बिना ही आजकल सारे धड़ल्ले से डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भी एक बड़ा स्कैम है। तो दर्शकों, हम आपको अगले एपिसोड में समझाएंगे कि आप अपने बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाएं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर लें और कैसे सावधान रहें अपने साथ धोखाधड़ी से। पहले हमारे साथ अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए और जानिए, अगर आपने उत्सुकता है तो कि किसी विषय को लेकर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट को पूछिए, उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।